वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो पोजीशन आइगन स्टेट्स को डिस्कस किया था फ्री पार्टिकल के लिए, और फिर हम मोमेंटम की आइगन स्टेट्स तक पहुंच गए थे। और हमने देखा था कि ये जो प्लेन वेव स्टेट्स हैं, प्लेन वेव स्टेट्स जो कि इस तरह लिखी जाती हैं, वो जो हैं दीज आर मोमेंटम आइगन स्टेट्स, क्योंकि ये मोमेंटम की आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया। अच्छा, जब हम कहते हैं, जिस तरह पिछली दफ़ा बताया गया था कि जब हम ये कहते हैं कि मोमेंटम p है, तो वी बेसिकली मीन ये भी हम कह सकते हैं कि इस स्टेट के जो वेव वेक्टर है वो k है। तो इसका मतलब ये कि पार्टिकल जो है हैज़ अ वेव वेक्टर k, और एंड ऑन अदर वर्ड्स हैज़ मोमेंटम p। वो एक ही बात है, और ये इस चीज़ की तरफ भी इशारा है कि पार्टिकल्स जो हैं उनमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। क्वांटम पार्टिकल्स में ये फीचर्स सामने आते हैं, और ये रिलेशंस जो इधर आपके पास हैं ये वो बेसिकली पार्टिकल और वेव बिहेवियर को रिलेट करते हैं। तो a particle with wavelength lambda has a momentum which is given by p is equal to h bar over lambda, h over lambda। ये डी ब्रॉय रिलेशन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह बताया था कि फ्री पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है इज़ द टोटल एनर्जी, और वो जो है वेव वेक्टर की टर्म्स में इस तरीके से लिखी जा सकती है। साथ साथ हम ये भी नोट करते हैं कि जब हम डिराक नोटेशन में लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो पी स्टेट है और माइनस पी स्टेट जो है आर डिजेनरेट, मीनिंग दैट दे हैव द सेम एनर्जी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फ्री पार्टिकल की बात हम कर रहे हैं, और फ्री पार्टिकल की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी में पी स्क्वायर्ड आता है। तो पी हो या माइनस पी हो, इट विल गिव यू द सेम एनर्जी, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास पी स्क्वायर्ड आ जाएगा, जो कि माइनस साइन और प्लस साइन जो है उसको डिस्टिंग्विश नहीं करता। तो हम ये कहते हैं डिजेनरेट, और ज़्यादा टेक्निकली कहें तो इसको कह सकते हैं टू फोल्ड डिजेनरेट, यानी दो स्टेट्स हैं विद द सेम एनर्जी। वो कौन सी दो स्टेट्स हैं? मोमेंटम p वाली और माइनस p वाली। यानी कि हम इस केस में अगर आप वन डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मोमेंटम p वाली जो स्टेट है, यानी ये वाली जो स्टेट है, इट इज़ अ स्टेट वेयर द पार्टिकल इज़ मूविंग टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, राइट साइड पे जा रहा है, और माइनस पी वो है जो कि लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। तो एक्सिस पे आपके पास दो सिचुएशन बन सकती हैं, मूविंग टू द राइट और मूविंग टू द लेफ़्ट। तो ये दोनों स्टेट्स जो हैं उसको केटर करती हैं। टू फोल्ड डिजेनरेट भी कहा जाता है इसको। उसके अलावा जो है, अगर हम ये जानना चाहें कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट, तो उसको भी हम लिख सकते हैं। और उसमें आपके पास क्योंकि ये एनर्जी की भी आइगन स्टेट्स हैं, साफ जाहिर है क्योंकि एनर्जी में पी स्क्वायर्ड आ रहा है, तो एनर्जी की भी आइगन स्टेट्स हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको फाई पी एक्स टी अगर हम लिखना चाहें तो ये फाई पी एक्स है, और इसके साथ ये फैक्टर आ रहा है जो कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विद मोमेंटम p जो है वो जाहिर करता है। ठीक है, अब ये ई पी जो है वो बेसिकली यही है जो मैंने ऊपर लिखा है इस जगह पे, ई पी। ये तो जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो बेसिकली आपके पास आ जाएगा फाई पी एक्स टी इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स ओवर एच बार, ये वाला पार्ट है। और आगे जो है एक्सपोनेंशियल माइनस आई पी स्क्वायर्ड ओवर 2m जो है वो ई पी है। ई भी लिख सकते हैं, ई पी भी लिख सकते हैं। ई पी सिर्फ इसलिए ज़ाहिर कर रहा है कि मोमेंटम पी के साथ ये है, मुख्तलिफ वैल्यू जो मोमेंटम की आएंगी तो एनर्जी भी क्योंकि वो मोमेंटम पे डिपेंड करती है तो वो चेंज होती चली जाएगी। ठीक है ना, और इधर एच बार भी है नीचे। ठीक, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आई पी ओवर एच बार एक्स माइनस पी टी
ओवर ट्वाइस ऑफ एम। तो ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट स्टेट आ गई, टाइम इवॉल्व्ड स्टेट, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इस केस में बात करें फॉर मोमेंटम स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आपको याद है कि उसको अगर मैं पी एक्स से ज़ाहिर करूँ कि अगर बेसिकली ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम पी है तो पोजीशन एक्स पे बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स में फाइंड, यानी डी एक्स जो लेंथ एलिमेंट है उसमें फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी पर यूनिट लेंथ, आप समझ लें। तो ये 5px एब्सोल्यूट स्क्वायर, ठीक है। अब इधर जब हम करते हैं तो जब इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास किसी ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। 5px है क्या? 5px ये है ना प्लेन वेव स्टेट। तो जब इसका करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो बेसिकली आपके पास ए स्टार आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये आई पी एक्स ओवर एच बार था तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में माइनस आई आ जाएगा, पी एक्स ओवर एच बार आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को फंक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन आई होगा, पॉजिटिव आई होगा, यहाँ माइनस आई होगा। पहले वाले में इधर माइनस आई है या पॉजिटिव आई है। ये जो है ये भी जनरली कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आमतौर पे हम रियल ले लेते हैं मगर जनरली आप स्टार लगाना बेहतर है। तो ये जब आप इसको करते हैं तो ये जो प्लस और माइनस वाले एक्सपोनेंट्स हैं वो तो आपको 1 दे देते हैं और आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द स्टेट आपको मिलता है यहाँ से। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द स्टेट जो है वो ये चीज़ ज़ाहिर कर रही है कि ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इससे ऐसे ज़ाहिर हो रहा है जैसे कि पार्टिकल जो है उसकी ये चीज़ ज़ाहिर कर रहा है कि पार्टिकल को हम 1 डायमेंशन में देख रहे हैं तो पार्टिकल की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। अब इसमें कई इश्यूज़ हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन का इसका इशू है और ये चीज़ें हैं वो हम फिर हैंडल करते हैं जो हम अगले सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव स्टेट्स बना लेते हैं और हम एक और स्टेट कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि हमारी लोकलाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल कहीं ना कहीं लोकलाइज होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये वाली जो हमने अभी कैलकुलेट की है प्लेन वेव स्टेट में, तो वो तो उससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बराबर है हर जगह पे होने की। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टिकल है तो किसी पोजीशन में होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी और इस तरीके से चेंज करेगा जो पार्टिकल मूव करता है। अगर हम टाइम डिपेंडेंट है तो, अगर टाइम डिपेंडेंट नहीं है एक ख़ास स्टेट में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है पोजीशन के साथ वेरी करेगी। मगर यहाँ नज़र आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेन वेव तो समझ में आता है क्योंकि ये प्लेन वेव की तरह हम इसे स्टेट में ट्रीट करें तो वहाँ से तो ये बात लॉजिकल लगती है। लेकिन ये पार्टिकल के बारे में आमतौर पर ये तस्वर होता है कि वो उसकी कोई ना कोई लोकेशन इन स्पेस है। तो इसका लोकेशन स्पेस से मुराद ये है कि प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग द पार्टिकल नियर दैट लोकेशन should be large and should be relatively small if you go away from that location। तो वो चीज़ हमें इधर स्टेट, ये जब हम प्लेन वेव स्टेट लेते हैं फ्री पार्टिकल की, ये चीज़ नज़र नहीं आती और इसमें फिर नॉर्मलाइजेशन का भी इशू आ जाता है क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के ऊपर फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, साहब ज़ाहिर हो रहा है कि ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिर हम इसको कैसे हैंडल करें। तो मैंने बताया कि हम अगले सेमेस्टर में देखेंगे कि जो रीज़नेबल स्टेट्स बनती हैं, नॉर्मलाइजेबल जो स्टेट्स हैं, तो वो प्लेन वेव स्टेट्स नहीं बल्कि सुपरपोजिशन ऑफ प्लेन वेव स्टेट्स हो जाती और वहाँ पे जो है आपके पास वेव पैकेट्स आ जाते हैं। तो वेव पैकेट स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा रीज़नेबल है ये फ्री पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इधर आ जाती है तो ये इसका मतलब है ये वाली चीज़ जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह वाली वो फिर हम अगले सेमेस्टर में इसको हम डिटेल में देखेंगे। 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट इधर आ जाती हैं, वो ये है कि क्योंकि ये कंटिन्यूस आइगन बेसिस है मोमेंटम की, तो जो आपके पास ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशंस हैं उनमें क्रोनेकर डेल्टा की बजाय डिराक डेल्टाज आ जाते हैं एंड सो फोर्थ। इस तरह की कुछ नए फीचर्स सामने आते हैं।
और अगर हम चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमने इधर लिखा हुआ है, अगर हम इसमें रेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी डालें, कंप्लीटनेस रिलेशन फॉर एक्स, तो हम इसको -∞ to +∞ फाई पी डबल प्राइम एक्स स्टार लिख सकते हैं, फाई पी प्राइम एक्स, यानी कि यहाँ पे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर डालना है जो कि हमारे पास ये है। ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करें ना, तो एक ये जो है मोमेंटम की का वेव फंक्शन बन जाएगा, पी प्राइम वाला और एक पी डबल प्राइम वाला। तो ये यही चीज़ है इधर, और आपके पास इंटीग्रेशन ओवर एक्स है जो कि बेसिकली यहाँ से आई है। तो और राइट हैंड साइड तो आपके पास ये है। तो ये बेसिकली जो है आपके पास ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन जो है यहाँ पे ये आ जाती है, इनर प्रोडक्ट उसका लिया जाए। अच्छा, अब इधर जगह जगह आपको प्लेन वेव जब स्टेट्स की हम बात करते हैं तो ये आपके पास ए आ रहा था जो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें या यहाँ पे डालें और इस वाले इंटीग्रल को बेसिकली सॉल्व करें, तो जो आप फाइंड करेंगे कि ए जो है वो 1/2 पाई एच बार। तो दिस कैन बी योर होमवर्क असाइनमेंट, ये आप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वाकई प्रॉब्लम भी है बुक के अंदर। तो अब आपके पास जो स्टेट्स बन जाती हैं विद द नॉर्मलाइजेशन, पहले हमने ये लिखा हुआ था, अब नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट अगर हम डाल दें तो हमारे पास नॉर्मलाइज जो आइगन स्टेट्स बन जाती हैं मोमेंटम की, या आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम, तो उसमें ये ए की जगह ये आ जाएगा और साथ वो प्लेन वेव वाला फैक्टर आ जाएगा, वन डायमेंशन। तो ये बेसिकली आपके पास जब आप कहते हैं कि प्लेन नॉर्मलाइज प्लेन वेव स्टेट है या मोमेंटम की आइगन स्टेट है, तो वो या मोमेंटम का आइगन फंक्शन है, तो वो फिर आपके पास ये आ जाता है। अब मोमेंटम की जो आइगन स्टेट्स हैं वो भी कंप्लीट बेसिस फॉर्म करती हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये भी लिख सकते हैं कि -∞ to +∞, जिस तरह मैंने एक्स वाला लिखा था, तो हम ये इसको भी आइडेंटिटी ऑपरेटर लिख सकते हैं विद इंटीग्रेशन ओवर डी पी, इंटीग्रेशन ओवर पी, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी लिखी जा सकती है। अच्छा, अब हम जो है थोड़ा सा, ये तो मैंने आपको क्विकली ये चीज़ें कुछ बताई हैं, तो लेट्स जस्ट डू इट अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इसको हम मज़ीद एक नज़र देख लेते हैं क्विकली। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें आ रही हैं मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, जिससे मैंने ऊपर लिखा कि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर वगैरह आपके पास आ जाता है। तो कोई जनरल स्टेट जो है आपके पास, चलें इसको थोड़ा लिखते भी जाते हैं ना, ताकि थोड़ा टाइम शॉर्ट है ना, आखिरी 2 लेक्चर्स हैं, तो मैं इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट कवर करना चाह रहा हूँ। अ जनरल स्टेट साई कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिस तरह कोई भी जनरल स्टेट होती है उसको कंप्लीट बेसिस में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो मोमेंटम की जो आइगन स्टेट्स हैं दे आल्सो फॉर्म अ कंप्लीट बेसिस। तो जनरल स्टेट जो है, मैं साई को ले लूँ अगर, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द आइगन बेसिस ऑफ मोमेंटम पी वाली ऑपरेटर। यानी कि जब हम लिखना चाहते हैं किसी भी बेसिस में, तो बेसिकली हम जिस तरह पहले भी 1-2 दफ़ा हमारे डिस्कस कर चुके हैं ये बात, कि बेसिकली आप आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो किस बेसिस में लिखना है उससे कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर लेते हैं। कंप्लीट बेसिस होना चाहिए, इसलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेस होगा इस किस्म की फॉर्म में। अगर आपने मोमेंटम बेसिस में लिखना है, अगर आपने पोजीशन बेसिस में लिखना है, तो ये आ जाएगा। तो हर दफ़ा आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर मोमेंटम बेसिस में आपने लिखना है तो फिर आप ये वाली आइडेंटिटी ऑपरेटर का रिलेशन इस्तेमाल कर लें। तो जब ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये डी पी आ जाता है, पी ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है ना, मोमेंटम के जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स पे सम करते हैं, ये अगर डिस्क्रीट बेसिस है या इंटीग्रेट कर दें कंटिन्यूस बेसिस है, तो वो आइडेंटिटी आपको दे देता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अच्छा, तो इसको कई दफ़ा कई बुक्स जो हैं ये साई ऑफ पी लिखती हैं, जो ये मैकेंटायर की बुक है ये इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए फाई ऑफ पी लिख देते हैं। तो ये बेसिकली जो ये
मोमेंटम स्पेस का जो आप समझ लें कि ये वेव फंक्शन है, ये मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन, इसको कई दफ़ा मोमेंटम स्पेस वेव फंक्शन भी कहते हैं। ये इसके लिए मैंने बताया कि ये साई पी भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है मैकेंटायर ने फाई इसको चूज़ किया। साई पी मेरे ख्याल में बेहतर नोटेशन है, लेकिन अगर बुक पढ़ रहे हैं आपको तो फिर मजबूरी है कि वो ही लिखना पड़ेगा। मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं मजबूरन अपनी वो इस्तेमाल करते हुए ठीक है ना। याद रखेंगे मैकेंटायर जब आप पढ़ रहे हैं तो ये साई की जगह फाई लिखा होगा, वहाँ बात एक ही है, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है साई पी एब्सोल्यूट स्क्वायर्ड डी पी जो है ये आपको देती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम्स मोमेंटम इन द एलिमेंट डी पी बिटवीन पी एंड डब। समझ लें कि मोमेंटम का एक्सेस है, तो ये आपके पास पी है, ये पी प्लस डी पी है, तो इस रेंज के अंदर मोमेंटम का की वैल्यू फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो ये डीपी से मल्टीप्लाई, डीपी को से मल्टीप्लाई ना करें, खाली इसको रहने दें और उसका एब्सोल्यूट स्क्वायर करें तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। जब डीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम्स मोमेंटम इन दिस रेंज ऑफ मोमेंटम विच इज़ डीपी। ठीक है ना, यानी बिटवीन पी एंड पी प्लस डीपी। अच्छा, अगर हम इनर प्रोडक्ट्स देखें मोमेंटम स्पेस में, इनर प्रोडक्ट्स, तो आप फाई साई दो स्टेट्स हैं, दो जनरल स्टेट्स हैं, उनके इनर प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हैं। तो अगर मोमेंटम स्पेस में इसको देखना चाहते हैं तो वही हम काम करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर बीच में हम डाल सकते हैं, यानी कि फाई यहाँ हम आइडेंटिटी ऑपरेटर डाल देते हैं जो कि साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको इस तरह समझ लें, क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर है तो वो दोबारा ये आपके यही लेफ्ट हैंड वाली चीज़ आ जाएगी, तो इसलिए हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहीं भी जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप ये इंसर्ट करते हैं तो आपके पास ये फाई आ जाता है, ये डी पी आ जाता है, ये पी आ जाता है। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी आपने ऑपरेटर को मोमेंटम स्पेस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसका आइडेंटिटी ऑपरेटर इस्तेमाल कर लें। समझ आ रही बात? तो ये मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट किया, उससे मेरे पास जो है ना ये बन गया। ठीक है, तो अब ये मोमेंटम स्पेस में इनर प्रोडक्ट आ गया, इनर प्रोडक्ट और ये दिस इज द इनर प्रोडक्ट इन मोमेंटम स्पेस, दिस इज द इनर प्रोडक्ट बिटवीन टू जनरल स्टेट्स साई एंड फाई इन मोमेंटम स्पेस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जा सकते हैं। अभी ड्राग नोटेशन में इनर प्रोडक्ट लिखा हुआ तो जनरल है, किसी स्पेस में आपने इसे एक्सप्रेस करना है तो आप ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इंसर्ट कर दें अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अब हम क्वेश्चन ये है, हाउ आर पोजीशन एंड momentum space momentum representation related। देखें इस वक्त हम जो है ज़्यादातर अभी पिछले चंद लेक्चर्स में हम ये दो रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन और मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। अब ये है कि अगर एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन यानी पोजीशन से मोमेंटम या मोमेंटम से पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे? वो कोई मुश्किल नहीं है, वो वही बेसिक तरीके हैं जो हमने स्पिन हाफ में भी सीखे थे कि एक की बेसिस में आप जब अगर आप पोजीशन बेसिस में हैं तो मोमेंटम बेसिस में आप एक्सप्रेस कर लें, करने का तरीका वही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वगैरह का इस्तेमाल है, वो भी हम वही चीज़ें देखेंगे। तो जो भी हमने ऊपर सीखा है तकरीबन सारा कुछ वैसे ही अप्लाई हो रहा है, बेसिक जनरल प्रिंसिपल ही अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन है साई ऑफ एक्स, यानी ये पोजीशन स्पेस में है, जिसको आप लिख सकते हैं डिराक नोटेशन में इस फॉर्म में, तो अगर हमने मोमेंटम स्पेस से इसको रिलेट करना है, यानी वेव फंक्शन को पोजीशन स्पेस से वेव फंक्शन को मोमेंटम स्पेस में लिखना है, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप जो है क्या करेंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर डाल देंगे जिस तरह हम ऊपर कर रहे थे। यहाँ पे हमने फाई लगाया हुआ था, फाई की बजाय कोई जनरल स्टेट फाई थी, उसकी बजाय
पोजीशन स्टेट को ले लेते हैं, बात वही है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज़ आ गई आगे, ये आपके पास डी आ गया और ये एक्स पी है, ये तो बाहर लिख सकते हैं ना डी ये तो जस्ट नंबर, तो इट्स नॉट एन ऑपरेटर और अ कैट, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं और ये पी साई आ गया। अब हमारी नोटेशन के मुताबिक ये जो साई ऑफ एक्स है, जो वेव फंक्शन है, वो बन गया डी पी एक्स पी और ये साई ऑफ पी। मैकेंटायर में फाई ऑफ पी लिखा होगा, यहाँ साई ऑफ पी। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन इस जब आपके पास होता है ना, जब आप ये एक स्पेस से दूसरी स्पेस, अब आप ये पोजीशन स्पेस लेफ्ट हैंड साइड पर है और मोमेंटम स्पेस बेसिकली राइट हैंड साइड पर है, मगर बीच में ये जो आपके पास इनर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये दो बेसिस की ट्रांसफॉर्मेशन वाले इनर प्रोडक्ट है। ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो बताती हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, पी से एक्स कैसे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमेशा एंटर कर रहे होते हैं और अभी हम इसकी बात भी करने वाले हैं। अच्छा, अब अगर हम सिमिलरली अगर हम यही काम करें, साई ऑफ पी से स्टार्ट करें, यानी वेव फंक्शन मोमेंटम स्पेस से स्टार्ट करें, और हम कहते हैं कि जी हम जो है मोमेंटम स्पेस को मैं 3 लगाया डेफिनेशन जिस तरह ये बाय डेफिनेशन ये है ना, डिराक नोटेशन में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, वहाँ एक्स आ रहा था, यहाँ एक्स आ रहा था, यहाँ पी आ रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज़ द वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। तो अब हम क्या कहते हैं कि जी हमने अब इसको एक्सप्रेस करना है पोजीशन स्पेस में, पोजीशन स्पेस में एक्सप्रेस करना है, तो जो हमने इधर स्टेप्स लिए हैं उनसे मिलते जुलते स्टेप्स लेने हैं। सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, या दूसरे लफ्ज़ में कंप्लीटनेस रिलेशन जो है, वो मोमेंटम की आइगन बेसिस की ली थी, अब हम पोजीशन की ले लेंगे। तो यानी कि अब हम जब लिखेंगे इसको तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा कि आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर पोजीशन वाला डाल दिया, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहीं पे दिखाया था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, ये यहाँ पे है। यस, तो ये जो है ना वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक बेसिस से दूसरे बेसिस में आप जाने के पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वही जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं उसी के, बस ये रियलाइज़ करते हुए कि अब हमने इसको पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो ये इसी तरीके से ये डी एक्स बन जाएगा, ये पी एक्स बन जाएगा और ये साई ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देखें, ये वेव फंक्शन पोजीशन बेसिस है, ये वेव फंक्शन मोमेंटम बेसिस है, तो ये दोनों के दरमियान रिलेशन। अच्छा, ये जो इस किस्म की हमने इन दोनों रिलेशंस को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये दोनों जो है ना ऐसे हम सोच सकते हैं जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स है। अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स में ये वाली चीज़ जो है, या ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ जो है, इसको अगर हम 1/2 पाई एच बार ले लें, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में लेते हैं, और इसको आई पी एक्स ओवर एच बार ले लें, तो ये बिल्कुल फोरियर ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल बन जाता है। तो दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साई ऑफ पी। फोरियर ट्रांसफॉर्म साई ऑफ पी का लेंगे तो आपके पास साई ऑफ एक्स आ जाएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म साई ऑफ एक्स का लेंगे तो ये आ जाएगा पी एक्स। जिस तरह आप जानते हैं कि एक्स पी और पी एक्स जो हैं दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। जब कैट्स और ब्रा जो है इंटरचेंज करें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर है नीचे वाला, ये वाला, इसमें ये पहला वाला जो प्री फैक्टर है ये तो इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ जो है एक्सपोनेंट में जहाँ आई आ रहा, पॉजिटिव आई आ रहा था, वहाँ माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि ये दोनों जो हैं स्पेसेस एक दूसरे की फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन का इनर प्रोडक्ट जो है वो जिसको हम लिख सकते हैं पी एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स पी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना, और वो क्या है, पी एक्स जो है वो है 1/2 पाई एच बार। ये आपके पास वही प्लेन वेव बेसिस आ रही। अब ये जब हम ये कहते हैं तो ये क्वांटिटी क्या बता रही है हमें, ये भी ज़रा देख लेते हैं कि ये क्वांटिटी क्या बता रही है।
तो ये क्वांटिटी हमें बता रही है कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम p हो तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ रीजन probability density of finding the particle at position x is given by this. यानी मोमेंटम अगर पार्टिकल का p है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट x इज गिवन बाय दिस. अब इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इन अ सर्टेन लेंथ dx. ठीक है, तो ये बेसिकली जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग the particle with momentum at x. ठीक, वन डायमेंशन में ये. अच्छा, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि what is the momentum operator ये हमने पहले भी एक दफ़ा क्वेश्चन रखा था अपने सामने. इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन लिखें या पोजीशन बेसिस लिखें, एक ही बात. ये हमारे सामने अब सवाल. दैट्स अ प्रीटी गुड क्वेश्चन. तो अगर हम कहते हैं कि पोजीशन बेसिस में मालूम करना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि x ये ऑपरेटर है. लेट्स से इट्स, वैसे इधर साई भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर चलें लेट्स टेक साई टू बी x. तो जब हम पोजीशन बेसिस में कहते हैं तो भी हम कह रहे हैं इधर x लगाना हमारे लिए है कि ये हम x में कर रहे हैं. अच्छा, अब हम ये इस जो से कहते हैं ना एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है. अच्छा, जो है इसमें जो है हमने इस मैट्रिक्स एलिमेंट को वैल्यूएट करना है कि ये किस तरह हम कह रहे हैं. बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो हम आमतौर पे कहते हैं कि ये कोई भी ऑपरेटर ए हो व्हेन इट ऑपरेट्स ऑन सम स्टेट साई, एंड दुबरा में हमने एक्स लिखा हुआ तो ये जाहिर कर रहे हैं हम कि हम अल्टीमेटली पोजीशन बेसिस में या पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि कोई ऑपरेटर स्टेट किसी स्टेट पे ऑपरेट करता है, इट विल गिव यू सम स्टेट एंड वी वांट टू एक्सप्रेस दैट स्टेट इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन. देखें ना, ये भी एक स्टेट बनेगी ना जब आप ऑपरेटर ऑपरेट करेगा. और पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में इसको लिखने का मतलब ये है कि पोजीशन बेसिस के साथ उसका इनर प्रोडक्ट ले लें. यही हम करते रहे, इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं. इस तरह यहाँ पे जिस ऑपरेटर से हम इंटरेस्टेड, जिस ऑपरेटर में हम इंटरेस्टेड हैं वो मोमेंटम ऑपरेटर है. एक्स इधर लिखने से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी डेरिवेशन में, तो कोई भी साई ले सकते हैं. वी कैन टेक अ स्पेसिफिक वन विच इज़ एक्स. अच्छा, अब इसको अगर हमने एवेल्यूएट करना है तो इट्स नॉट सो ईजी बिकॉज वी डोंट नो कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में ये क्या है. मगर एक रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कि हर ऑपरेटर एक रिप्रेजेंटेशन में बड़ा सिंपल हो जाता है. उसका ऑपरेशन, उसका एक्शन जो है ना बड़ा सिंपल हो जाता है स्टेट पे. और वो कौन सी बेसिस है? वो उसकी आइगन बेसिस है. तो हमें पता है कि आइगन बेसिस में जब भी कोई ऑपरेटर अपने आइगन बेसिस पे ऑपरेट करता है तो एक नंबर दे देता है और फिर आपको वो आइगन स्टेट वापस मिल जाती है. वो सबसे सिंपल ऑपरेशन होता है किसी ऑपरेटर का. तो अब हमारी भी इधर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर है, तो हम मोमेंटम बेसिस में इसको एक्सप्रेस करें इस मैट्रिक्स एलिमेंट को. वही आइडेंटिटी ऑपरेटर वाला काम करना है हमने इधर. तो हम आइडेंटिटी ऑपरेटर इधर डाल लेते हैं, ठीक है ना, ताकि इसको हम एक्सप्रेस कर सकें इन मोमेंटम बेसिस. मोमेंटम की आइगन स्टेट्स पे जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करेगा तो बड़ा सिंपल सा हम सिंपली इसको वैल्यूएट कर सकते हैं. तो लेट्स जस्ट डू इट क्विकली. तो ये जो है ये एक्स प्राइम है, ये पी है, और यहाँ पे हमने जो है ये आइडेंटिटी यानी कि मोमेंटम की बेसिस जो है की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया और इंटीग्रेशन पी पे आ गया. अब ये बहुत सिंपल हो गया ना ये सारा काम करने से, क्योंकि जब पी ऑपरेटर पी के ऊपर एक्ट करेगा आइगन बेसिस ऑफ मोमेंटम पे तो आपको एक नंबर मोमेंटम पी दे देगा. तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्राइम पी पी एक्स पी टी पी. ये पी कहाँ से आया? ये यहाँ से आया. ये जो है पी आपको दे देगा. तो वो पी नंबर है तो वो बाद में लिख दिया,
ठीक है ना, और ये मोमेंटम पे इंटीग्रेशन है। और फिर पी का इनर प्रोडक्ट एक्स प्राइम के साथ आया तो वो ये आ गया, और ये तो वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है और ये क्या है ये तो हमें पता है, ये हमने ऊपर लिखे हुए हैं। ये बेसिकली यही है, जहाँ एक्स प्राइम आ रहा है वहाँ पे इधर एक्स प्राइम डाल लें, बाकी तो वही इनर प्रोडक्ट्स हैं। तो लेट्स जस्ट डू इट। तो एक्स प्राइम पी ऑपरेटर एक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई एच बार। स्क्वायर रूट से ना 2, तो वो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये डी पी हम लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन पी आ गया, एक्सपोनेंशियल आई पी एक्स प्राइम ओवर एच बार और एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स ओवर एच बार। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/2 पाई एच बार डी पी पी एक्सपोनेंशियल आई पी ओवर एच बार, इन्हों कंबाइन कर रहा हूँ, एक्स प्राइम माइनस एक्स। ये एक्स प्राइम, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखा जा सकता है, इसमें जो ये इधर पी आ रहा है नीचे, तो इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव के तौर पे भी लिख सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर हम ये रिलेशन इस्तेमाल कर लेंगे, जो एक आइडेंटिटी है, कहाँ गई, हाँ, ये वाली आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल आई, ये इसी तरह की आ रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट्स, एक्सपोनेंशियल आई पी डबल प्राइम एक्स ओवर एच बार एक्सपोनेंशियल, बेसिकली ये डिराक डेल्टा फंक्शन ही बन जाएगा। तो वो मगर उसके वो क्योंकि इंटीग्रेशन आपके ऊपर करनी है, मगर साथ ये फैक्टर नीचे नहीं आना चाहिए पी का, अगर आपने वो डिराक डेल्टा फंक्शन की आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। तो इस जो नीचे आपके पास आ रहा है ना पी, इसको किसी तरीके से गायब करना है। कैसे गायब करेंगे? वो आसान है, पी इधर एक्सपोनेंट में भी अगर डेरिवेटिव ले लेंगे तो पी नीचे आ जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये माइनस आई एच बार, क्योंकि वो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आई एच बार के फैक्टर्स भी आएंगे, तो उनको कैंसिल करने के लिए ये, और इसको हम लिख सकते हैं, या चलें इस तरह लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स प्राइम ठीक। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक्स प्राइम पी ऑपरेटर एक्स है, तो ये माइनस आई एच बार, इसको चले पार्शल की बजाय डेरिवेटिव भी लिख लेते हैं, डेल्टा। अब ये जो है ना, ये डेल्टा फंक्शन बन रहा है, ये डेल्टा एक्स प्राइम माइनस एक्स, या पी के ऊपर इंटीग्रेशन होगी तो डेल्टा एन एक्स आ जाता है विद द फैक्टर ऑफ 1/2 पाई एच बार। तो ये डेल्टा एक्स प्राइम माइनस एक्स हो गया। और ख़ास चीज़ ये है कि ये भी ख़ास चीज़ है कि आपको ये भी पता है कि एक्स प्राइम एक्स जो है, ये इनर प्रोडक्ट, ये ऑर्थोनॉर्मेलिटी रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस आई एच बार, फिर हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमें अब ये करने का क्या मकसद है? ये करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो स्टेट एक्स आ जाए, जो भी स्टेट इधर थी ना, वही हमारे पास दोबारा से आ जाए। तो हम कह सकते हैं किसी भी जनरल एक्स स्टेट के लिए ये ट्रू है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज सिंस इज ट्रू फॉर एनी एक्स, कोई भी ये कैट एक्स हो उसके लिए ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में एक्स प्राइम पी जो है ऑपरेटर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट माइनस एच बार डी बाई डी एक्स प्राइम, सॉरी, डी बाई डी एक्स प्राइम। ठीक है, और चाहें तो ये इस्तेमाल कर लें और चाहें तो ये। तो बेसिकली हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में मोमेंटम ऑपरेटर जो है इट्स जस्ट द डेरिवेटिव ऑपरेटर, और ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि माइनस आई एच बार है। और इसी तरह की जो तरकीब अगर हम लड़ाएँ
तो इसको आमतौर पे इधर तो हमने प्राइम लिखा हुआ ना, तो आमतौर पे किताबों के अंदर जब आप इसको पढ़ेंगे तो किताबों के अंदर, एक सेकंड ज़रा एक चीज़ गलत हो रही, ये अच्छा किताबों के अंदर जब आप ये पढ़ेंगे तो ये आमतौर पे जो है ये इस फॉर्म में लिखा होगा कि ये ऑपरेटर जो है इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन माइनस आई एच बार डी बाई डी एक्स है। प्राइम लिखाने के लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट होल्ड्स ट्रू जो है वो इसकी फॉर्म। तो ये जो है दिस इज़ मोमेंटम ऑपरेटर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन। अब आप होमवर्क के तौर पे शो कर सकते हैं, शो दैट एक्स ऑपरेटर इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन, जिधर पोजीशन रिप्रेजेंट उसको उलट ये है, इज़ इक्वल टू, आप ये शो करें आई, बिल्कुल वही जो स्टेप्स ऊपर लिए थे ना, जहाँ पे हम रेजोल्यूशन, जहाँ पे हमने इधर से स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल इधर से इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं आप, और जहाँ रेजोल्यूशन ऑफ आइडेंटिटी मोमेंटम की डाली थी वहाँ पोजीशन की डाल दें, तो फिर आप ये शो कर सकते हैं कि दिस इज़ दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेप्स आप ले सकते हैं। तो दिस गिव्स यू द पोजीशन ऑपरेटर इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, ये दो जो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ हासिल कर ली। तो अब हम बेसिकली ये हम जान गए हैं कि स्टेट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है पोजीशन से मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में, या मोमेंटम से पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में। दूसरे लफ्ज़ों में जो वेव फंक्शन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हो तो वेव फंक्शन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म इनवर्स हैं एक दूसरे के। दूसरी चीज़ हमने ये भी अब सीख ली है कि ये ऑपरेटर्स जो हैं, इन दोनों बेसिस में जो है रिप्रेजेंटेशन में जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर है। तो हमने अब ये सीखा है कि पोजीशन ऑपरेटर हो या मोमेंटम ऑपरेटर हो, उसको हम इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मोमेंटम ऑपरेटर इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय मोमेंटम पी। पोजीशन रिप्रेजेंटेशन इन पोजीशन ऑपरेटर इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन जस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय पोजीशन एक्स। मगर अपनी उल्टी रिप्रेजेंटेशन में जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि मोमेंटम जो इधर दिया हुआ है, इन पोजीशन रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो देन इट्स डेरिवेटिव। इसी तरह पोजीशन इन मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन इज़ आल्सो अ डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये है, ये हमने सब कुछ सीख लिया इसके हवाले से। अब हम अगर थोड़ा सा इसको आगे, हमें एक दो चीज़ें और करनी है हमें जो इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़रा अगर हम देखें तो एक तो चीज़ ये है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर, अब कुछ मैं जो आगे कुछ चीज़ें करना चाहता हूँ ना, वो डील कर रहा है बेसिकली द लीनियर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर स्पेसेस। बेसिकली मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपको एंड में जो है ना एक सिमेट्री प्रिंसिपल तक ले जाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो है ना मुझे ये बताना है आपको कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है फ्रॉम वन बेसिस टू अनदर, अभी तक तो हमने अपने स्पेसिफिकली पोजीशन और मोमेंटम को अभी पिछले दो तीन लेक्चर्स में देख रहे थे ना। अब अगर हम जनरल ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो उनके क्या रूल्स हैं, कि किस किस्म के ऑपरेटर्स जो हैं होने चाहिए कि कुछ कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करें, तो वो हमने थोड़ा समझना है इसको। चलते हैं उस पर, फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ए जो है, इफ़ ए इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, then a function of a जिसको हम लिख रहे हैं f ऑफ a लिख लेते हैं, ये फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर a है, तो उसको हम एक पावर सीरीज़ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी टेलर एक्सपेंड करें ना इसको, तो हम ये इसको इस तरह लिख सकते हैं कि f जो फंक्शन ऑफ a है, ये जो है इट कैन बी रिटन एज अ पावर सीरीज़, इसमें कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, इनको ए एन कह देते हैं, ये ऑपरेटर्स नहीं हैं, और ऑपरेटर्स इधर आने शुरू हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम्पल क्या है, एग्ज़ाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, वो ये है कि अगर आपके पास जो फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कि एक्सपोनेंट में ऑपरेटर ए है और ए जो है कोई स्केलर नंबर है जो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब वो नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ठीक है ना, ए नंबर है और ये स्मॉल ए नंबर है, कैपिटल ए जिसके ऊपर हैट लगी हुई है वो ऑपरेटर है। तो इस रूल के तहत आपको पता है कि अगर टेलर एक्सपेंशन आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन की करें
तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इन अ पावर सीरीज़। और उसका मतलब ये है कि जो एक्सपेंशन होती है, सीरीज़ एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ गिवन बाय दिस an ओवर n फैक्टोरियल, और ये जो है आपके पास यार। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर्स को भी बिल्कुल इसी तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, बस सिर्फ ये तो ख्याल रखना होता है कि ऑर्डरिंग वगैरह का ख्याल रखें। मैं क्योंकि यहाँ सिंगल ऑपरेटर है तो वो भी इतना इशू नहीं है। तो इसको अगर हम एक्सप्लिसिटली लिखें तो पहले वाला जो है ना वो तो n इज इक्वल टू ज़ीरो वाली जो टर्म है जिसमें ये ए ऑपरेटर नहीं आ रहा, उसमें सिर्फ आइडेंटिटी है ऑपरेटर। फिर आपके ए आ जाएगा, फिर ए स्क्वेयर्ड ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये ऑपरेटर ए स्क्वेयर्ड है प्लस A3 ओवर 3 फैक्टोरियल, और ये फिर ऑपरेटर A3 है, और ये इन्फिनिट सीरीज़ है। ठीक है, ए स्क्वेयर जब हम कहते हैं तो ए स्क्वेयर से मुराद, अब जैसा पहले कई दफ़ा हम देख चुके हैं, इससे मुराद है कि ए ऑपरेटर 2 दफ़ा एक्ट करे किसी भी स्टेट पर, ए क्यूब जो है 3 दफ़ा एक्ट करे। ठीक है ना। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूज़फुल हो सकती है वो ये है कि हाँ, उसमें यूज़फुल चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपके पास अगर इफ़ ए और बी आपस में कम्यूट करते हैं देन बी जो है वो किसी फंक्शन ऑफ ए के साथ भी कम्यूट करेगा। ये भी एक यूज़फुल चीज़ है जो कैन बी यूज़फुल। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे सामने आ जाती है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है वो ये है कि there are a certain class of operators that are very important and useful in quantum mechanics, और वो कहलाते हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स। यूनिटरी ऑपरेटर्स उनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो बाद में हम आते हैं, पहले तो समझ लेंगे वो हैं क्या। तो यूनिटरी ऑपरेटर जो बेसिकली डिफ़ाइन किए जाते हैं वो इस बेसिस पे डिफ़ाइन किए जाते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर जो है, अगर यूनिटरी ऑपरेटर का एडजॉइंट उसके इन्वर्स के बराबर है तो हम कहते हैं यूनिटरी ऑपरेटर है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर हम लेफ़्ट से या राइट से, ऑपरेटर्स के लिहाज से तो ये ख्याल रखना पड़ता है ना कि लेफ़्ट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी एक्ट करा रहे हैं, या राइट से एक्ट करा रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। इधर अगर हम एक्ट कराएँ लेफ़्ट से या राइट से तो क्या होगा दोनों साइड पर, इधर हम एक्ट करेंगे इन्वर्स ऑपरेटर। तो इन्वर्स ऑपरेटर की खसूसियत ये है इन्वर्स ऑपरेटर की कि कोई भी ऑपरेटर हो ए, उसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू हो जाता है ए इन्वर्स, और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर होता है कि ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय इट्स इन्वर्स ऑपरेटर गिव्स यू द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो जब हम लेफ़्ट से या राइट से यू ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देता हूँ मल्टीप्लाई फ्रॉम लेफ़्ट और राइट, या एक्ट ऑन, चलें इसको इस तरह करें, एक्टिंग विद यू ऑपरेटर फ्रॉम लेफ़्ट और राइट, तो आपके पास क्या होगा, ये बन जाएगा यू डैगर। अगर आपने यू को लेफ़्ट से एक्ट कराया तो इसी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में लेफ़्ट से अगर ऑपरेट करते हैं यू इन्वर्स आ जाएगा, तो यू इन्वर्स ए को यू ले लें तो आइडेंटिटी आ जाता है, तो ये भी आइडेंटिटी के बराबर है। एंड और अगर राइट से करेंगे तो फिर ये वाला एक्ट भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो आपके पास आ जाएगा यू डैगर, यू जो है ये आइडेंटिटी के बराबर है।
तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, हम ये लिख सकते हैं कि यू डैगर आप मल्टीप्लाई करें, राइट से करें, ये प्रोडक्ट लें, या यू डैगर यू लें, तो ये आइडेंटिटी आ जाता है। तो जो ऑपरेटर्स जो हैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करें, बेसिकली ये कंडीशन आप लिखना चाहें या ये कंडीशन, ये इक्विवेलेंट ही है ना, दोनों सेम ही है कि अपने एडजॉइंट के इन्वर्स के बराबर है, एडजॉइंट और इन्वर्स बराबर हैं, या आप उनका एडजॉइंट के साथ प्रोडक्ट लें फ्रॉम द लेफ़्ट और फ्रॉम द राइट, तो वो आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर आ जाए, तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर यूनिटरी ऑपरेटर्स। तो ये यूनिटरी ऑपरेटर की कंडीशन है, यूनिटैरिटी से भी कहते हैं। या चलें इसको स्टार्ट, यूनिटरी ऑपरेटर सेटिस्फाई दिस। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो यूनिटरी ऑपरेटर की है वो मैं बताता हूँ, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है कि व्हाट कंडीशन मस्ट G satisfy such that, ये जो ऑपरेटर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल आई एल एप्सिलॉन जी जो है, व्हाट कंडीशन मस्ट G satisfy such that U is unitary। तो बेसिक कंडीशन, बेसिक क्वेश्चन ये है, एप्सिलॉन जो है ना वो तो आपके पास कोई नंबर है, लेट्स से एप्सिलॉन जो है ना हम जो ले रहे हैं इस केस में एक रियल नंबर ले रहे हैं, एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर। तो अब हमने देखना है कि ये जी जो ऑपरेटर है इसके ऊपर क्या कंडीशन हो कि यू जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है जिसमें हमने जी को एक्सपोनेंट में रखा है वो जो है एक यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर होने के लिए शर्त ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई या ये कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों एक ही चीज़। तो हम यूनिटैरिटी के लिए हम देखते हैं कि अगर हम यू डैगर लिखें, यू डैगर शुड बी इक्वल टू यू इनवर्स, तो यू डैगर जो है वो हमारे पास आ जाता है आई एप्सिलॉन जी एडजॉइंट जो हम ले रहे हैं दिस। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आई एप्सिलॉन, क्योंकि ये एडजॉइंट लेंगे तो यहाँ एडजॉइंट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन भी शामिल है, तो ये माइनस हो जाएगा और जी का एडजॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब ये इन्वर्स के बराबर होना चाहिए। इन्वर्स के बराबर होने का मतलब ये है कि ये माइनस साइन की वजह से इन्वर्स तो बन जाएगा, ये 1/, वो है ना द ऑपरेटर। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर हमने इन्वर्स जो है वो यू डैगर के बराबर ही हो, तो यू डैगर जो है यू इन्वर्स के बराबर आए, उसकी शर्त ये है कि जी डैगर जो है, जी का एडजॉइंट जो है जी के बराबर होना चाहिए। तो वो कौन से ऑपरेटर होते हैं जिनका एडजॉइंट उन ऑपरेटर्स के बराबर होता है? वो हर्मिशियन होते हैं ना। इफ़ जी इज़ हर्मिशियन देन यू डैगर जो कि एक्सपोनेंशियल माइनस आई एप्सिलॉन है, जी डैगर जो है वो फिर जी हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास एक्सपोनेंशियल आई एप्सिलॉन जी इनवर्स लिख सकते हैं, दैट्स द सेम एज दैट, क्योंकि ये 1/, चला जाता है माइनस साइन की वजह से, तो ये इनवर्स ही है। तो ये जो है यू इनवर्स के बराबर हो गया। तो कंडीशन ऑफ यूनिटैरिटी इज सेटिस्फाइड, यू डैगर इज इक्वल टू यू एन इज सेटिस्फाइड इफ जी इज इक्वल टू जी डैगर, यानी हर्मिशियन होना चाहिए, यानी ये ऑपरेटर जो है ये हर्मिशियन होना चाहिए। ठीक, दिस इज़ काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। अच्छा, अब हमने जो है बेसिकली जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं। ठीक,
अब हमारे सामने जो है ये क्वेश्चन है कि ये ट्रांसफॉर्म किस तरह करते हैं, यानी अब हमारे सामने क्वेश्चन होगा what is the effect of a unitary operator, या unitary operator का एक्शन क्या है, unitary operator on a ket, यानी आपके पास कोई केट स्टेट है, कोई स्टेट वेक्टर है, उस पर आप यूनिटरी ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो आपको पता है कि जब कोई ऑपरेटर किसी स्टेट पे ऑपरेट करता है तो आपको जनरली कोई और स्टेट देता है। तो यूनिटरी ऑपरेटर जब किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट है, ये चीज़ जो है ये हम जानना चाहेंगे। ठीक, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी वांट टू एड्रेस। एक तो चीज़ हम ये देखना चाहेंगे कि अंडर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ये किस तरीके से ये केट वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये चीज़ मालूम करना चाहेंगे। तो ये क्वेश्चन फिर हम जो है ना अगले लेक्चर में इसको एड्रेस करते हैं। यहाँ आज हम इसको रोकते हैं, अगला लेक्चर हमारा फाइनल लेक्चर होगा सेमेस्टर का।